हेलो दोस्तों, तो हम आ गए हैं हमारे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यहाँ पर अधिगम विशेषता व प्रभाव व कारक, जो कि हमारा यहाँ पर सेकंड सेम का ये बोले तो ये टॉपिक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको करेंगे और एग्जाम में आता है तो 100% यहाँ पर पास होंगे। तो अधिगम क्या है उसके बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इसको हम जब पढ़ेंगे तो अपना पूरा फोकस यहीं पे होना चाहिए। इसका पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी पहुंचा दिया है आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आप आसानी के साथ में इसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, सीखने की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषता का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन दूसरा दे रखा है, मतलब जो अधिगम होता है वही सीखना होता है। अधिगम के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए अधिगम के प्रभावक कारक बतलाइए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप अभी भी पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी कंडीशन में हैं, तो भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं, हम खुद ही सीखते हैं कुछ भी चीज़, तो हमको वो समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीखने की परिभाषा। तो इस परिभाषा और विशेषता से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम अपने अधिगम को प्रभावक बना सकते हैं, प्रभावकारी बना सकते हैं, किस तरह से इसको हम प्रभावित कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसको आप जब पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको 100% यहाँ पे समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इसकी सबसे पहले परिभाषा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको परिभाषा दिखाई दे रही है। परिभाषा में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे परिभाषा में क्या क्या दिया हुआ है। सीखने का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग। तो क्या क्या हमारा सीखने का अर्थ है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखेंगे ध्यान से। सीखना किसी स्थिति में प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। सीखना क्या है? प्रति सक्रिय प्रक्रिया है, मतलब हम हर दिन सीखते हैं। जैसे कि मान लो एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे बालक आंख को प्रथम बार देखता है, उसे छू लेता है, किंतु दोबारा जब आंख को देखता है तो वह उसे छूता नहीं है, क्योंकि पहली बार जल गया था। अनुभव ने उसे आंख को न छूना सिखा दिया। इस प्रकार सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। इसी प्रकार से एक रियल एग्जांपल देके बताता हूँ मैं क्या हुआ था। कुछ दिन पहले हमारे घर में ही एक बच्चा आया था, मेहमान था। उसने क्या करा, आया और उसने वो केरोसिन उठा के जो रखी थी बोतल, वो समझा कि कुछ जूस वगैरह रखा होगा उसमें, तो केरोसिन की बोतल घासलेट बोलते हैं जिसको, उठा के पी गया हो। तो पूरी हालत खराब हो गई। तो आप थोड़ा ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि ये बच्चे जो रहते हैं छोटे छोटे, ये थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, मतलब कि कुछ भी करते रहते हैं अपने नए अनुभव। तो उसके बाद में तो उसने पिया नहीं था, लेकिन उस टाइम पे उसने केरोसिन पी लिया था। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम, लिखा हुआ है परिभाषा, जितनी भी परिभाषा है ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है स्कैनर के अनुसार। तो स्कैनर जी हमारे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की परिभाषा है। क्या है? परिवर्तन है, मतलब जो सीखना है वो क्या है? उत्तरोत्तर, मतलब कि परिवर्तन है व्यवहार में। परिवर्तन ही क्या है यहाँ पर? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, और भी बहुत सारी दे रखी है यहाँ पर। क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो हमारे क्रो और क्रो भाई साहब क्या कह रहे हैं, सीखना आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन है। मतलब सीखना क्या है? जो भी हमारी आदतें रहती है, जिस दूसरे के द्वारा हम सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं, अभिवृत्तियां, मतलब कि हम उनके द्वारा जो अनुभव उनको मिलता है उसको बार बार करते हैं, हम अभिवृत्तियां करते हैं उनकी, मतलब उनकी नकल करते हैं हम। फिर अगला दे रखा है यहाँ पर थार्नडाइक। थार्नडाइक क्या कहते हैं यहाँ पर? उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना। उत्तेजना से जोड़ना अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहते हैं उसे, अधिगम कहते हैं उसे, भी अधिगम ही कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये परिभाषा दे रखी है, थोड़ी टफ है, तो इनको याद करने के लिए कुछ हम ट्रिक बनाते हैं। अभी यहीं पर बैठे बैठे क्या करें, ट्रिक बनानी पड़ेगी। देखो इसके अनुसार क्या है, मान लो कि कोई भी स्कैनर हो गया, तो मतलब स्कैनर से क्या होता है? प्रतिक्रिया, मतलब हम स्कैन करते हैं किसी भी चीज को, उससे क्या होता है? हमको एक नया कुछ चीज बन के मिलता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? अधिगम बोलेंगे। सामंजस्य की परिभाषा है, मतलब स्कैन करके व्यवहार में मतलब कि वो पूरा ही परिवर्तन हो जाता है किसको स्कैन करते हैं हम। तो इस प्रकार से उसके सामंजस्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसी प्रकार से क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो का मतलब कौवा होता है। तो आप याद रख सकते हैं कि कौवा क्या करता है? अपनी आदतों से, मतलब कि उसने पत्थर भी डाला था, आपने कहानी सुनी होगी कौवे की, उसने पत्थर डाला था एक बोतल में और पानी पिया था। तो सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो उस माध्यम से क्या कर रहा था वो बार अपने पत्थर डाल के उस पानी को ऊपर ला रहा था। तो वो क्या हो गया था, उसको पता चल गया था। तो आज भी बहुत सारे कौवे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं ताकि उनको ऐसा अनुभव होता रहे। अगला दिया हुआ है यहाँ पर फिर थार्नडाइक के अनुसार। थार्नडाइक क्या कह रहे हैं हमारे? उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना को अभी थार्नडाइक मतलब क्या होता है? जब भी अनुक्रिया के चयन तथा उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। मतलब कि कोई भी अनुभव हो गया, उसको किसी के माध्यम से जोड़कर अपने अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना अधिगम कहलाता है। तो थार्नडाइक को भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखो सीखने यानी कि अधिगम की विशेषता क्या है। देखो ये सीखना वर्ड जो है यही हमारा अधिगम है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे देखेंगे हम, ध्यान से, केयरफुली लिसन केयरफुली एंड वॉच फुल वीडियो। सीखने अधिगम की विशेषता। अगला आपको यहाँ पर बहुत ही एनर्जेटिक टॉपिक आने वाला है, जो दे रखा है आपको यहाँ पर विशेषता के, मतलब कि जो भी हमारी इसकी लर्निंग की विशेषता है वो देखेंगे आप यहाँ पर। या
योकम एवं स्पेंस के अनुसार सीखने की विशेषता निम्नलिखित है। ये भी हमारे वैज्ञानिक ने दी है, जिनका नाम था यहाँ पर योकम तथा सिम्पसन। तो देखो, सीखना संपूर्ण जीवन चलता रहता है। आप जानते ही हैं कि सीखना क्या है, संपूर्ण जीवन काल चलता ही रहता है, चलता नहीं चलता ही रहता है। सीखना परिवर्तन है, लर्निंग इज चेंज। सीखना क्या है, परिवर्तन है। अब सीखोगे तो आप में ऑटोमेटिक ही परिवर्तन आएगा। सीखना सार्वभौमिक है, यानी कि लर्निंग इज यूनिवर्सल, मतलब कि सब कुछ ही सीखना है। आप जितना सीखेंगे उतना आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगला दिया हुआ है यहाँ पर चौथा पॉइंट, सीखना विकास है, लर्निंग इज ग्रोथ। आप सीखोगे, आप धीरे धीरे आप जाओगे, फिर पढ़ोगे, आप बीएड कर रहे हो तो पढ़ोगे तो सीखोगे तो आपके व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, आपका विकास भी होगा। सीखना अनुकूलन है, लर्निंग इज एडजस्टमेंट। क्या है अनुकूलन है, मतलब कि अनुकूलन मतलब अपने आप को उसके अनुसार ढालना, उसके अनुसार आपको क्या करना, ढालना। जैसे कोई भी चीज आप कर रहे हो तो आप क्या करते हो, सीखते हो, तो उसके बाद में आप उस अनुकूलन वातावरण में ढल जाते हो उसके अनुसार। सीखना नया कार्य करना है, लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू। आपको पता ही है कि हम सीख रहे हैं तो कुछ नया काम भी कर रहे हैं साथ में, तो सीखना क्या है, डूइंग समथिंग न्यू। सीखना अनुभव का संगठन है, लर्निंग इज ऑब्जेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब क्या है, हमारा जो सीखना है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। काय की ऑर्गेनाइजेशन है ये, अनुभव का संगठन। काय का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। काय की है, अनुभव की। अगर आपको अनुभव होगा तो उसके बाद में भी तो आप ये बीएड कर रहे हो तो इसके बाद में भी तो आपको फायदा होने वाला है सीखने के बाद में ही। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, लर्निंग इज अ पर्पसिव। क्या है, उद्देश्य होता है आपका, कोई पर्पस होता है तो क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। आप बीएड करें तो आपका कोई उद्देश्य होगा, यहाँ पर आपको टीचर बनना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है या फिर कुछ करना है इसके अंदर। सीखना विवेकपूर्ण है, लर्निंग इज इंटेलिजेंट। वाह क्या नाम आया, इंटेलिजेंट। सीखना क्या है, विवेकपूर्ण है। सीखना सक्रिय, लर्निंग इज एक्टिव है ना, बिना एक्टिविटी के आप लर्निंग नहीं कर सकते। अगला दिया हुआ है यहाँ पर, आगे दिया हुआ है यहाँ पर सीखना सक्रिय, सीखना इज एक्टिव। सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है, लर्निंग इज अ बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। सीखना वातावरण की उपज है, लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, है ना। तो जो भी हमारा वातावरण में की उपज है, अगर वातावरण में जो सीखेंगे उसके अनुसार ही हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो सीखना क्या है, वातावरण में परिवर्तन है। अब देखो, सीखने के प्रभावक कारक, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। तो जो भी हमारे प्रभावक कारक है, सीखने के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि कारक में भी आपको बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। अभी मेरा थोड़ा माइक, अभी आपको थोड़ी आवाज नॉइस वगैरह सब क्लियर होगी। पहले क्या हुआ था, जो माइक है वो रह गया था, निकल गया था। देखो यहाँ पर दिया हुआ, सीखने के जो प्रभावक कारक है वो दिए गए, अधिगम प्राणी की सहज क्रिया है। क्या है, अधिगम प्राणी की सहज क्रिया है। जन्म से ही बालक कुछ न कुछ सीखता रहता है, उसके सीखने की मात्रा एवं कुशलता पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। सीखने को प्रभावित करने वाले अनेक कारक निम्नानुसार है। आप जानते ही है कि कोई भी व्यक्ति, अगर आप खुद ही सीखते हैं तो आप देखते होंगे अपने आप ही आप में परिवर्तन आता है। तो जो भी उसके कारक है, सीखने के प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि उसको कौन कौन प्रभावित करते हो, जब सीखता है तो कौन कौन सी उसको दिक्कतें आती हैं, वो कौन कौन से कारक है। देखो दिया हुआ है यहाँ पर, पहला विषय सामग्री का स्वरूप। क्या दिया हुआ है, विषय सामग्री का स्वरूप। सीखने की प्रक्रिया पर सीखी जाने वाली विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कठिन एवं अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल एवं अर्थपूर्ण सामग्री जल्द ही सीखी जा सकती है। इसी प्रकार अनियोजित सामग्री की तुलना में सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर नियोजित सामग्री सीखने की क्रिया को सरलता प्रदान करती है। यानी कि हमको सिंपल से स्टार्ट कर हार्ड तक जाना है, ना कि हमको हार्ड से सिंपल तक जाना है। यानी कि हमको सरल बनाना है इनको, जैसे हम याद कर रहे हैं वैसे सामग्री। तो कुछ भी हमको सीखने के लिए, मान लो कोई भी चिल्ड्रन वगैरह बच्चे को, हम कोई भी स्टूडेंट हमारे इनको सिखा रहे हैं, तो उनको पहले ईजी से हार्ड ले जाओ। पता चला कि हमने उनको पहले दे दिया 10वीं का सवाल, तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए स्टार्ट कहाँ से करना है हमको, यहाँ पर बोले तो LKG UKG में पढ़ा रहे हैं तो उनको गिनती लिखना नहीं आती है, आप उनको 10वीं का सवाल दोगे तो कैसे करेंगे। इसलिए क्या करना है, आपको सामग्री का ध्यान रखना है कि किस प्रकार की उनको सामग्री देनी है, किस प्रकार से उनको आप अच्छे से सिखा सकते हैं। अगला दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, अधिगम और वातावरण। वातावरण का भी अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी बात है कि भाई वातावरण का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा अधिगम पर, है ना। बालक का परिवार, समुदाय, कक्षा तथा विद्यालय सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। यानी कि जिसके परिवार में कैसे हाव भाव है, कैसे बातें करते हैं, समुदाय कैसे, मतलब उसके लोग कैसे है, परिवार में कक्षा में उसके मित्र कहते हैं, विद्यालय सभी, मतलब कक्षा विद्यालय में कैसे मित्र है उसके, तो वहां पर भी वो सीखेगा, उनसे सीखेगा। निरंतर शोरगुल, यानी कि पता चला कि भाई डीजे बज रहे हैं, है ना। वायु एवं प्रकाश की व्यवस्था न होना, है ना। पता चला कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, वहां पर प्रकाश नहीं, अंधेरा ही है, वायु नहीं, हवा नहीं, अब जीव घबरा रहा है, उनको पसीना पसीना छूट रहा है गर्मियों में। विद्यालय में खेलने कूदने की समुचित व्यवस्था न होना, है ना। अब बच्चों का जो अब तो हो गया वैसे न्यू शिक्षा नीति में कि खेलने कूदने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन विद्यालय में खेलने कूदने की समुचित व्यवस्था न होना आदि बातें सीखने को प्रभावित करती है। हाँ,
तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको सीखने पर ये बातें भी प्रभावित करती है कि कोई व्यवस्था नहीं होना खेलने कूदने की, तो बच्चा आपको छोड़ के जा सकता है। तो उनको खेल के माध्यम से भी आप सिखा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ट्रिक है जो कि हो सकेगा, तो मैं इन पे भी कुछ वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वगैरह जो भी होगा उस अनुसार, तो आप नई नई टेक्निक से उनको सिखा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है मनोवैज्ञानिक वातावरण भी सीखने को प्रभावित करता है। सहानुभूति एवं सहयोग के वातावरण में सीखने की प्रतिक्रिया आगे बढ़ती है। यानी कि सिंपल सी बात है, वातावरण मतलब कि उनका जो परिवार है, जो विद्यालय है, उसमें किस प्रकार के लोग हैं वो भी प्रभावित करते हैं। अगला दिया हुआ है वंशानुक्रम। आई होप कि आप इस वर्ड को परिचित होंगे भली भांति। यहाँ पर वंशानुक्रम भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि बालकों में अनेक गुण एवं क्षमताएं उनके वंशानुक्रम की देन होते हैं। अतः वंशानुक्रम की विशेषता का भी बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अब पता चला कि हम उनके माता पिता हैं, मान लो कि कोई भी बच्चा है, उसके माता पिता पढ़ते नहीं है, मतलब उन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन उनका दिमाग अच्छा है, किसी का माँ का दिमाग अच्छा है और पिताजी का दिमाग थोड़ा सही नहीं है, मतलब कमजोर है, सही नहीं मतलब कि पागल वागल तो नहीं है, लेकिन सही नहीं है। तो क्या होगा उस स्थिति में, जो उनके बच्चे हैं उनमें से किसी का दिमाग अच्छा होगा और किसी का दिमाग अच्छा नहीं होगा यहाँ पर। तो ये वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि दोनों का दिमाग हो जाए उसके अंदर, यानी कि उसका दिमाग इतना अच्छा हो जाए कि दोनों, मान लो कि दोनों ही अच्छे पढ़ाई में अच्छे हैं, तो उसमें जो जिन्स आएंगे, वंशानुक्रम जो भी जिन्स आएंगे उस बालक के अंदर, पता चला उसके माता और पिता के जो पढ़ने वाले जिन्स है, वही मतलब दिमाग वाले जिन्स है उसके अंदर आ गए, तो वो तो दोनों से ही फिर बेहतरीन होने वाला है। इस प्रकार से अगला चौथा प्रश्न, मतलब चौथा हमारा जो कारक है यहाँ पर प्रभावित करने वाला, वो देखेंगे हम। बालकों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर परिपक्वता। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले बालक किसी भी नए पाठ को सीखने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि शारीरिक मानसिक परिपक्वता, यानी कि जो वो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वो नए पाठ को सीखने के लिए तैयार रहते हैं। अतः उन्हें सीखने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे रहते हैं विद्यार्थी जो कि कक्षा में रहते हैं, हमने एक पाठ पढ़ा दिया तो वो बोलते हैं कि भाई दूसरा पाठ भी पढ़ो, मतलब कि रहते हैं बहुत सारे ऐसे। और कोई कोई रहते हैं कि वो कुछ बोलते ही नहीं है, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए हमको उनकी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, कैसे परिवर्तन करोगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है कोलेसनिक। हाँ, तो भाई क्या कहते हैं इनके अनुसार, परिपक्वता और सीखना पृथक प्रक्रिया नहीं है ना। परिपक्वता और सीखना अलग अलग प्रक्रिया, वरन एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप में संबद्ध तथा एक दूसरे पर निर्भर है। अतः परिपक्वता एवं अधिगम का अंतर संबंध है, दोनों एक दूसरे के सहायक एवं बाधक है। यानी कि जितना बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व होगा, मजबूत होगा, सीखने में वो उतना ही अच्छा होगा। और यही बताया गया है, इसी संबंध को बताया गया है इसमें। और बच्चा अगर मान लो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर है, तो उसका दिमाग उतना ही कम चलेगा। सीखने का समय एवं थकान। अब सीखने के समय और थकान पे बात कर लेते हैं हम। सीखने का समय सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जैसे जब छात्र विद्यालय जाते हैं तो उस समय उनमें स्फूर्ति होती है, अतः परिवर्तन में सुगमता होती है, लेकिन अंतिम कालांश में उनकी स्फूर्ति में शिथिलता आ जाती है। वे थकान का अनुभव करते हैं, अतः उनके सीखने की क्रिया मंद पड़ जाती है। हाँ, तो इसका भी मैं उपाय बता दूं आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर जब पता चला कि देखो मेरा क्या होता है, एक अभी मैं टीचिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो एक कालांश मेरा मान लो कि 8th क्लास में आ गया, लेकिन लास्ट वाला भी उसी क्लास में है, क्योंकि मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो पहले पीरियड में उनको मैं पढ़ाता हूँ एनर्जी के साथ में, या फिर एनर्जी के साथ में पहले पीरियड में मैं आराम से पढ़ाऊंगा, लेकिन उनमें सीखने की स्फूर्ति है। लेकिन जैसे 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 पूरा पीरियड वगैरह सारे खत्म हो जाते हैं, एंड तक आते आते वो थक जाते हैं। अब वहाँ पर उनको इंटरेस्ट की जरूरत है, तो उनको इंटरेस्ट जगाने के लिए आप कुछ वैसा ट्राई कर सकते हैं, जोक वगैरह सुना के उनको अच्छे से बता सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, वो थकान जो है उनकी चली जाएगी। कोई भी जोक वगैरह आप सुनाकर, है ना, मतलब कि इंटरेस्ट के साथ उनको माहौल के साथ में पढ़ाना हमको जरूरी है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के पता चला कोई स्टूडेंट सो गया। सीखने की इच्छा, जब बालकों की सीखने की इच्छा होती है तो वे प्रतिरूप परिस्थितियों में भी सीख सकते हैं, है ना। जब सीखने की किसी बालक की इच्छा है तो वो कोई भी परिस्थिति हो सीख सकते हैं। अतः छात्रों की इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना अध्यापक का कर्तव्य है। तो आपका कर्तव्य है कि उनकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे अध्यापक उनकी छात्रों रुचि और जिज्ञासा को जागृत करना चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात है कि उनको मोटिवेट करो आप, उनको पढ़ाओ, इंटरेस्ट दो थोड़ा पढ़ाने में, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। प्रेरणा मींस मोटिवेशन। सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ और कमजोर बनाने में प्रेरकों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेरक छात्र बालकों को नई बातें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि अध्यापक चाहता है कि उसके छात्र नए पाठ को सीखे, तो वह प्रशंसा, प्रोत्साहन, प्रतिद्वंदिता आदि विधियों का प्रयोग करके उनको प्रेरित करे। स्टीफेन के अनुसार शिक्षक के पास जितने भी साधन हैं उनमें प्रेरणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि शिक्षक को मोटिवेट रहना चाहिए ना। अब मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अब आप बोर हो रहे हो, तो मैं आपको कैसे मोटिवेट करूँगा। देखो मैं आपको मोटिवेट करके बताता हूँ, देखो कैसे करूँगा मैं। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं और आपने सोचा है एक अच्छा टीचर बनने का, लेकिन आपका पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे आप?
आपकी स्थिति कितनी खराब हो जाएगी। आपके पास पैसे भी नहीं है, आप गरीब हैं, आपके पास एक ही विकल्प है। क्या विकल्प है आपके पास? कि आपको पढ़ना होगा, और आप ठहरे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं। अभी आप इस वीडियो को बंद करके जाएंगे इंस्टाग्राम पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अभी पूरा वीडियो देखें, पूरा ध्यान यहीं पे लगाएं पढ़ाई पर, क्योंकि आपके कल एग्जाम है और आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है और आप इससे टाइम पास कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए पूरा फोकस अपना पढ़ाई पर। आगे दिया हुआ है, अगला देखते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर सीखने की विधि, तो आप खुद विधियां बना सकते हैं सीखने की। यहाँ पर सीखने की विधि का संबंध छात्र और विषय दोनों से ही है। यह विधि जितनी अधिक रुचिकर एवं उपयुक्त होती है, सीखना उतना ही सरल होता है ना। मतलब आप जो विधि अप्लाई करेंगे उसके अनुसार ही। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल और करके सीखने की विधियां तथा उच्च कक्षाओं में पूर्ण एवं सामूहिक तथा सहसंबंध विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक छात्र एक ही विधि से प्रभावित नहीं होता है। यदि बालक को अवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक पद्धतियों से किसी बात को जबरन सिखाया जाए तो बालक सीखने की उस क्रिया में तनिक भी रुचि नहीं लेगा और ऐसी स्थिति में सीखना अत्यंत कठिन एवं नीरस हो जाएगा। यानी कि आपको विधि बनानी है सीखने की अच्छे से अच्छे, है ना। आपको विधियां बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ठहरे गरीब आदमी है ना, तो आप विधियां बनाइए, जाइए उनको बताइए। वैसे आप कोई भी गरीब नहीं हो, आप बहुत अमीर हो, लेकिन मैं ऐसे मजाक करता रहता हूँ थोड़ा बीच में। लास्ट पॉइंट देखेंगे हम, बुद्धि दिया हुआ है। तो आइए हमारे बुद्धिमान लोगों, जो कि आपको पता है कि हम इंटेलिजेंट स्टडी यूट्यूब करने वाले हैं, तो हम सभी बुद्धिमान ही हैं क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, छात्र के अधिगम को बुद्धि भी प्रभावित करती है। क्या करती है? जो बुद्धि रहती है वो छात्र के अधिगम को प्रभावित करती है। मान लो कोई बुद्धिमान ज्यादा है, कोई कम है। तीव्र बुद्धि वाला छात्र मंद बुद्धि बालक की तुलना में अधिक जल्दी सीख जाएगा। बुद्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य उच्च स्तर का सकारात्मक संबंध पाया जाता है। यानी कि जिसकी बुद्धि तेज है वो अच्छे से सीखेगा, जिसकी बुद्धि कम है वो धीरे सीखेगा। तो मैं आपको इसके लिए भी एक उपाय बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। जब आप कक्षा में बैठेंगे तो मान लो आपको विद्यार्थी, आप जैसे उनको जानने लग जाओगे, उसके बाद में कोई कम बुद्धि वाला है तो उसके पास में जो अधिक बुद्धि वाला है उसको बिठाओ और उसको बोल दो कि भाई इसका ध्यान रखना, आप तेरे को पढ़ाने का तेरे को जिम्मेदारी है इसकी। क्योंकि आपको पता है कक्षा में 40-50 स्टूडेंट हैंडल करना कितनी बड़ी बात है। तो थोड़े टिप्स वगैरह आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, तो बीच में बहुत सारे टिप्स दूंगा। तो अगर आप वीडियो में बने हुए लास्ट तक और आपको हर एक बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले में ऐसी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में, जो कि हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड सेमेस्टर का होएगा। बाय बाय। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपको फायदा हो रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।